Hello guys, welcome to Concepts with Baba. I am Sayan Chakraborty, your electrical mentor. Today come up with a new video. In previous video, we have learned about the Ohm's law, and today we are going to continue with charge and current. What is the relation between charge and current? This we will going to see in today's lecture. So, and in the end of the video there is a bonus topic about how to measure charge. So also stay tuned for the complete video. So let's start about charge. So let's start with the definition of the charge. What is charge? Is it any kind of entity? No, it's not. The charge is the basic property of the body by virtue of which it experiences magnetic force and it produces electric force. So what is charge? Charge is the property. It is the property of any body due to which what happens? It experiences magnetic force and it produces electric forces. So what does this mean? This means suppose I have this particle, this pen in my hand. If this is, I call this has a charging property, then it should produce an electric force. And if this charge particle attract this another pen, able to attract this pen towards it, then it will experience magnetic force. तो आपने देखा चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी हुआ, तो कैसे एक बॉडी में चार्ज आ सकता है देखते हैं। हमारे दुनिया में जितने भी मैटर है हम लोगों को पता है वो मॉलिक्यूल से बनते हैं, और मॉलिक्यूल्स को भी अगर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो उसमें एटम्स आते हैं। एटम्स को भी अगर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाए तो उसके सेंटर में रहता है न्यूक्लियस जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है, और उसके चारों ओर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे कॉपर का, जिसका एटॉमिक नंबर है 29 एटॉमिक नंबर। इसका मतलब उसके ऑर्बिट के अराउंड 29 इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे और सेंटर में 29 ही प्रोटॉन रहेगा। जैसे कि हम लोगों को पता है कि ऑर्बिट का हम लोग नेमिंग करते हैं जस्ट लाइक KLMNOP, और इसमें फिक्स रहता है कि K नंबर ऑफ ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, L नंबर ऑफ ऑर्बिट पे 8 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, M पे 18 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, और N में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो अगर कॉपर में 29 इलेक्ट्रॉन है तो इसको अगर मैं डिवाइड करूं, K में 2, L में 8, M में 18 हो गया 28, और एक बचा वो लास्ट। इसका मतलब लास्ट जो ऑर्बिट है कॉपर का उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, और ये एक ही इलेक्ट्रॉन जो है यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर चार्जिंग ए बॉडी, फॉर चार्ज इन द कॉपर मेटल। सो कैसे होता है? अब ये जो हम लोगों का रूम टेम्परेचर है वो 20 to 25 डिग्री सी रूम टेम्परेचर रहता है। ये रूम टेम्परेचर हम लोगों के लिए तो नॉर्मल है, लेकिन ये जो भी मेटल होता है, जो भी कंडक्टर होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये रूम टेम्परेचर ये सफिशिएंट रहता है टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सरफेस। तो इसका मतलब जैसे ही हम लोग कोई कॉपर मेटल को ऐसे रूम टेम्परेचर में लाएंगे तो उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि वो सबसे दूरी में है न्यूक्लियस से, तो वो बाहर जाना चाहेगा, वो चाहेगा बाहर जाने के लिए। तो जैसे ही उसमें थोड़ा सा भी एनर्जी, मैं उसको एक्स्ट्रा एनर्जी दिया अगर उस कॉपर प्लेट को, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करने का कोशिश करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन प्लेट लिया हुआ और उस पर काफ़ी सारे एटम्स रखा गया है। तो जैसे ही मैंने इसको एक कंप्लीट सर्किट दिया और बाहर से एक एक्सटर्नल सोर्स ऐड किया, तो ये क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, सबके बाहर एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा जितने भी एटम्स हैं, और वो फ्रीली मूव करने का कोशिश करेगा, फ्रीली मूव करने का कोशिश करेगा। और कैसे मूव करेगा? कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो न्यूक्लियस से सबसे दूरी में रहता है, इसलिए वो एक्साइटेड स्टेट में रहता है। यानी कि उसको अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर से मैं दे पाया
तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वहाँ से सीधा आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकल के फ्रीली प्लेट, कॉपर प्लेट के ऊपर मूव करने लगेगा। अब ये जो कॉपर प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पे फ्रीली मूव कर रहा है, उसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे है, यहीं पे एटम्स भी है, प्रोटॉन्स भी है, न्यूट्रॉन्स भी है। इसका मतलब इसका जो मैं अभी बोल सकता हूँ कि चार्ज जो है वो जीरो है। ये कॉपर प्लेट का चार्ज अभी जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि इस पे अभी भी भले ही इलेक्ट्रॉन फ्रीली, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है, लेकिन इस पे जो है प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर अभी भी सेम है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो दोनों इक्वल अमाउंट में रहता है, इसलिए चार्ज अभी भी इस प्लेट में जीरो है। जैसे कि हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो मेज़र किया गया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है। और एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो जब तक ये इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल जाता तब तक ये इसका चार्ज जीरो रहेगा। अब मैंने इस पे कुछ एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई किया। क्या एनर्जी हो सकता है? वो हो सकता है मैंने इसको हीटिंग किया, हो सकता है मैंने इसको रब किया, हो सकता है मैंने इस पे लाइटनिंग दिया, मतलब बंडल ऑफ फोटोन्स अप्लाई किया, लाइटनिंग मतलब। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर निकलना चाहिए। तो जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से बाहर निकलेगा तो एक नेगेटिव आयन उस प्लेट से बाहर निकल गया, मतलब अंदर में पॉजिटिव नंबर ज़्यादा हो गया। तो जैसे ही प्लेट से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो अंदर में पॉजिटिव ज़्यादा होने के कारण वो एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा। वैसे ही यहाँ पे अगर सारा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर बाहर चले गया तो ये कॉपर का प्लेट एक बन के रह जाएगा पॉजिटिव आयन चार्ज प्लेट, सब पॉजिटिव आयन चार्ज प्लेट। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया सपोज, तो वो अपने साथ क्या लेके गया, वो अपने साथ लेके गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज। ये लेकिन इलेक्ट्रॉन मैंने बोला कि वो नेगेटिव होता है, तो इसका चार्ज भी नेगेटिव होगा। तो अभी मान लो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया, अभी मैं बोलता हूँ कि यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गया, तो उस पर चार्ज कितना रहेगा? तो उस पर चार्ज रहेगा -4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। सिमिलरली अगर मैंने ऐसा बोला कि वहाँ से n इलेक्ट्रॉन बाहर चले गया तो उसका चार्ज बनेगा -n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज। और सिमिलरली अगर प्लेट के तरफ ध्यान दे, प्लेट में तो सारे पॉजिटिव है, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन चले गया तो उस पर चार्ज रहेगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। अगर 4 इलेक्ट्रॉन प्लेट से चले गया, इसका मतलब प्लेट का चार्ज रहेगा 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज। अगर उस प्लेट में से n इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो प्लेट के अंदर जो चार्ज रहेगा वो होगा n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो इसका मतलब ओवरऑल मैं कह सकता हूँ, अगर चार्ज का फॉर्मूला डिराइव किया जाए इस जनरलाइज तरीके से, तो वो बन जाता है n इंटू e। n is the number of electron gone outside और e is the charge on that electron. It would be 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब इसको अगर मोर प्रिसाइजली देखे तो इसको मैं बोल सकता हूँ +-n इंटू ई, यानी कि प्लेट के लिए तो ये प्लस रहेगा क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन बाहर चले जा रहा है, लेकिन बाहर जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके लिए नेगेटिव आएगा, इसलिए +-n e ये बन गया हम लोगों का जनरलाइज एक फॉर्मूला चार्ज के लिए। तो कैसे होता है चार्ज? 2 टाइप का हो सकता है, इससे पता चलता है कि एक हो सकता है पॉजिटिव चार्ज, एक हो सकता है नेगेटिव चार्ज। अगर कोई भी मेटल है या कोई भी पार्टिकल है, अगर उसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो हो जाएगा कैसा? नेगेटिव चार्ज। अगर उससे इलेक्ट्रॉन बाहर चले जा रहा है तो वो होगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे मैंने यहाँ देखा कि ये एक 2 प्लेट है, 2 कॉपर प्लेट समझ लेते हैं। तो अगर इससे इलेक्ट्रॉन बाहर चले गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चले गया, तो यहाँ पे एक प्लस बन जाएगा अंदर क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। अगर यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अंदर आया, इसका मतलब इस कॉपर प्लेट में इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा हो गया, जो इलेक्ट्रॉन अपने साथ नेगेटिविटी लेके आएगा, तो इसका मतलब इसका चार्ज हो जाएगा -1 हो जाएगा। ऐसे करके
हम लोग समझ सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे होता है। दुनिया में जितने भी पार्टिकल है वो कोई ना कोई तो पॉजिटिव चार्ज होता है, कोई तो नेगेटिव चार्ज होता है, डिपेंड करता है अपने अपने प्रॉपर्टीज पे। ये चार्जेस का भी कुछ प्रॉपर्टीज होता है, जैसे कि मैंने बोला सेम चार्ज रिपल अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम चार्ज रिपल का क्या मतलब है? सेम चार्ज रिपल मतलब अगर दो सेम चार्ज आता है, जैसे कि दो सेम प्लस प्लस आया या दो माइनस माइनस चार्ज आया, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने का कोशिश करेगा। और अगर अनलाइक चार्जेस हुआ, यानी कि प्लस या माइनस, माइनस या प्लस आया, तो ऐसे दोनों चार्जेस दोनों को अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा। ये दो एक मेन प्रॉपर्टीज है चार्जेस का। उसके बाद आता है चार्जेस जो होता है एडिटिव इन नेचर, यानी कि अगर कोई भी बॉडी है उस पर अगर मुझे नेट चार्ज कैलकुलेट करना है, तो मैं उस बॉडी में जितने चार्ज आ रहा है और जितने चार्ज बाहर चले जा रहा है उन सबको ऐड करके उस बॉडी का नेट चार्ज कैलकुलेट कर सकता हूँ। मतलब अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है या दो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है और एक कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर चले जा रहा है, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन आया और -1 इलेक्ट्रॉन जो बाहर चले जा रहा है, ऐसे ऐड करके इसका नेट चार्ज मैं इस बॉडी का निकल सकता हूँ। ये तीन हुआ मेन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नेक्स्ट आता है कि मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है। अगर मैं कोई भी बॉडी को मुझे चार्ज करना है, उसमें या तो प्लस चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो कैसे हो सकता है? वो हो सकता है कंडक्शन और इंडक्शन, ये दो तरीके हैं हमारे पास, कंडक्शन और इंडक्शन। कंडक्शन मतलब क्या होता है? कंडक्शन में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है। मतलब सपोज कोई भी एक बॉडी है, कोई भी एक न्यूट्रल बॉडी है, अगर इस न्यूट्रल बॉडी से मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, तो ये क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली ये बॉडी पहले न्यूट्रल था, अभी पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब मैंने क्या किया, एक दूसरा बॉडी है मेरे पास, ये इलेक्ट्रॉन को उस बॉडी में इंसर्ट कर दिया, तो क्या होगा? ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी कि ये पहले तो न्यूट्रल था, लेकिन अब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण ये इसमें नेगेटिवली चार्ज हो गया। इसको बोलते हैं कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। इस मेथड में क्या होता है? इस मेथड में जो बॉडी होता है जिसको हम लोग चार्ज करते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, उसका नेट मास इंक्रीज हो जाता है या तो नेट मास डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि थोड़ा देर पहले हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, जो कि हालांकि बहुत स्मॉल होता है, लेकिन फिर भी इफेक्टिव तो होता है। तो जैसे ही मैंने कोई बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो क्या होगा? उसका थोड़ा सा मास डिक्रीज हो जाएगा। अगर कोई भी बॉडी में मैंने इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कर दिया, तो क्या होगा? उसका मास थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हो गया कंप्लीट कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। अब नेक्स्ट आते हैं इंडक्शन मेथड ऑफ। इंडक्शन मेथड में क्या जरूरी है? इंडक्शन मेथड में जरूरी है कि मुझे पहले से कोई ऑलरेडी चार्ज्ड बॉडी होना चाहिए, जो कि कंडक्शन मेथड में जरूरी नहीं था। कंडक्शन मेथड में कंप्लीटली एक न्यूट्रल बॉडी को मैं चार्ज या अनचार्ज कर सकता था उसमें एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करके, लेकिन इंडक्शन मेथड में मुझे एक ऑलरेडी चार्ज्ड बॉडी चाहिए। ये ऑलरेडी चार्ज्ड बॉडी कहाँ से मिलेगा? ये ऑलरेडी चार्ज्ड बॉडी मुझे मिल सकता है कंडक्शन मेथड से, जो मैंने चार्जिंग किया। या तो इसमें कोई पॉजिटिव ले लो जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर चले गया है, या फिर ऑलरेडी चार्ज्ड बॉडी में कोई नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी ले लो जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है। तो सपोज मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी मैंने लिया हूँ और एक मेरे पास न्यूट्रल बॉडी है जिसमें कोई भी चार्ज नहीं है। तो अब मैं अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी को जैसे ही ये न्यूट्रल बॉडी के नज़दीक लाता हूँ, तो प्रॉपर्टीज में हमने देखा कि जो चार्ज का प्रॉपर्टी है कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर और सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। तो क्या होगा? जैसे कि मैंने पॉजिटिव चार्ज इसके नज़दीक लाया, तो यहाँ पे सारे नेगेटिव चार्जेस आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे और सारे पॉजिटिव चार्ज इससे डिस्ट्रैक्ट होके दूसरी तरफ आ जाएंगे। यानी कि अगर मैंने इस साइड को कंसिडर किया ये न्यूट्रल बॉडी का, तो ये कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज हो गया होगा, और दूसरा साइड को कंसिडर किया तो ये कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव बॉडी लेता तो इस साइड में, ये साइड में सारे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता और ऑपोजिट साइड में नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता। लेकिन स्टिल इसमें ध्यान रखने वाला बात यह है कि इस इंडक्शन मेथड में जो हम बॉडी को चार्ज कर रहे हैं उसका अगर नेट चार्ज देखा जाए, टोटल चार्ज नेट, वो स्टिल 0 ही है।
क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है और ना ही इसके अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर गया है। इसमें बस इतना किया गया है कि एक ऑलरेडी चार्ज्ड बॉडी को इसके नज़दीक लाया गया है, उसके वजह से जो लाइट चार्जेस है वो दूर चले गया है और जो अनलाइट चार्जेस है वो पास आके एक्यूमुलेट हो गया है। मतलब इसका वन साइड नेगेटिव चार्ज है और इसका वन साइड पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन स्टिल अगर नेट चार्ज मैंने कैलकुलेट करूं तो वो तो जीरो ही आएगा, क्योंकि ना ही इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन गया है और ना ही इलेक्ट्रॉन इसके बाहर गया है। तो ये कंडक्शन मेथड और इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग हुआ। तो कंडक्शन मेथड में जैसे मास इंक्रीज और डिक्रीज होता था, इंडक्शन मेथड में ऐसे मास इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता है। तो क्या क्या तरीका हो सकता है, जैसे कि पहले बताया कंडक्शन मेथड में हीटिंग होता है, रबिंग होता है, लाइटनिंग होता है, बंडल ऑफ फोटॉन्स होता है, जो कि इस मेथड से हम लोग किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर ले जा सकते हैं या फिर उस बॉडी में चार्ज ला सकते हैं। जैसे कि हम लोग पहले की जो बचपन में पढ़ते थे कि अपने बालों में कंघी चला के अगर कागज की टुकड़े की तरफ लेके जाए तो वो अट्रैक्ट हो जाता है। एक्चुअली वो जब फ्रिक्शन उसमें होता है तो उससे कुछ चार्ज या तो निकल जाता है या फिर उसमें कुछ चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, उसके कारण वो पॉजिटिवली या कंघी पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज होता है और जो कागज का टुकड़ा रहता है वो उसमें ऑपोजिट चार्जेस रहता है, तो वो दोनों को अट्रैक्ट करता है। तो अभी तक हमने देखा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी होता है, दैट इज चार्ज, इसका यूनिट होता है कूलम्ब। अब हम बात करते हैं करंट के बारे में। करंट क्या होता है? ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट द करंट। मतलब जब कभी भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तब हम लोग करंट मिलेगा, तब हम लोगों को करंट मिलेगा। यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, अगर मैं करंट को यहाँ पे लिखूं तो वो हो सकता है dq बाई dt। मतलब स्मॉल चेंज ऑफ टाइम, चार्ज कितना चेंज हो रहा है वो हम मुझे करंट का वैल्यू दे सकता है। तो अगर चार्ज का यूनिट कूलम्ब है और टाइम का यूनिट सेकंड है एसआई में, तो करंट का यूनिट कूलम्ब पर सेकंड और इसको एम्पियर बोल सकते हैं। करंट का यूनिट एम्पियर। तो करंट कैसे फ्लो होता है? सपोज मेरे पास एक कॉपर कंडक्टर है यहाँ पे और इस पे काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रैंडम मूवमेंट कर रहा है। अब मैंने इसको सर्किट को क्लोज कर दिया एक एक्सटर्नल सप्लाई से। अब जैसे ही इस रैंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन को एक एक्सटर्नल सोर्स मिल गया, यानी कि उनको एक गेट मिल गया, तो वो लोग सिक्वेंशियली अरेंज हो जाएंगे और वो लोग मूव होना चालू करेंगे, और जैसे ही मूव होना चालू करेंगे उसमें से करंट फ्लो होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कैसे होता है? पहले चार्जिंग का प्रॉपर्टी में बताया था कि लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। तो यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल सोर्स यानी बैटरी कनेक्ट किया और बैटरी के इधर नेगेटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिपल कर देगा, यानी यहाँ से पुश कर देगा, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन मेरा कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब सवाल ये उठता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा? क्या करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन के साथ? नहीं, करंट जो फ्लो होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि जो चार्ज होता है Q होता है प्लस माइनस एनी होता है। बेसिकली अगर इलेक्ट्रॉन का बात करूं मैं तो वो माइनस एनी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसलिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस में, नेगेटिव में। अब मैंने यहाँ डेफिनेशन पे देखा कि चार्ज होता है जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज dq बाई dt। तो अगर मैं इस q को, इस चार्ज को इससे रिप्लेस करूँ इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वो हो जाएगा d माइनस एनी बाई डी टी और माइनस डी एनी बाई डी टी, यानी कि I इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ समथिंग आ रहा है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव मतलब क्या होता है? नेगेटिव मतलब ऑपोजिट होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन रहेगा
उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। इसलिए इसी कारण से इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो अब बात करते हैं हमारे बोनस टॉपिक के बारे में, जो कि है हाउ टू मेजर चार्ज। चार्ज तो हमने पढ़ लिया, हमने देखा इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है, जो कि नेगेटिव में होता है। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कहाँ से आया, कैसे मेजर करते हैं किसी बॉडी का चार्ज, उसमें कितना चार्ज है नहीं है। तो ये मेजर किया जाता है बाय कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड बॉडी चार्ज विथ द चार्ज ऑन द सिस्टम। मतलब जो भी सिस्टम है, जो भी कंपोनेंट है जिसका चार्ज मुझे मेजर करना है, उसको कंपेयर करते हैं एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड बॉडी से जिसका चार्ज हमें मालूम है। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं एक कॉपर कंडक्टर है मेरे पास, उसका चार्ज मेजर करना है, उसमें कितना चार्ज है नहीं है मेजर करना है, उसको मैंने बहुत अच्छे से हीट करके आया। तो मेरे पास एक स्टैंडर्ड प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, सपोज मेरे पास एक प्री डिफाइंड आयरन ट्यूब रखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, मैं उस कॉपर कंडक्टर को जितना हिट किया उस आयरन को भी उतना ही हिट करूंगा, और फिर आयरन में मुझे चेक करूंगा कि उस पर कितना चार्ज है। और ये चार्ज मतलब क्या होता है, क्या मेजर करेंगे उस पर हम लोग मेजर करेंगे कि 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट अगर फ्लो हो रहा है, अगर 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे 1 कूलम चार्ज। मतलब कहने का मतलब यही है, अगर मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, इसका मतलब यही है कि मैंने जब मेजर किया तब एक जो प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट था उस पर मेजर करके मुझे मिला कि इस प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट में 1 सेकेंड में 1.6 इंटू 10⁻⁹ एम्पियर करंट फ्लो होता है। तभी जाके मैंने बता पाया कि इलेक्ट्रॉन का इसका मतलब चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब एक स्टैंडर्ड प्री डिफाइंड बॉडी हमें जरूरत रहता है। तो दैट्स अबाउट द चार्ज एंड करंट एंड हाउ करंट एंड चार्जेस आर रिलेटेबल टू ईच अदर। अब यहाँ पे एक चीज आता है जो एक्सटर्नल सोर्स है, इसका क्या महत्व है ये हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। I am Sayan Chakraborty signing off this session. Like, subscribe, and if you have any doubt, write down in the comment section. Thank you.